हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और एक-एक करके मैं आपके सवालों को शो में लूँगी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर सवाल अपना भेजिए। इसके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड की, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल तमाम बाज़ारों की तुलना अगर हम करें तो भारतीय बाज़ार और भारतीय इकॉनमी जो है अपने बलबूते पर काफ़ी मजबूती से खड़ी है। आज के सेशन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि आज हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी है बाज़ार में, ऐसे बहुत असमंजस भी होगा लोगों के जहन में। हालांकि बाज़ार की मौजूदा चाल पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है। हालांकि आज की गिरावट काफ़ी भारी रही, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो लेवल पर जब हम देखें तो हम निवेश की बात करते हैं, और निवेश की बात जब भी होती है थोड़ा सा लंबा नज़रिया होता है, 5 साल या उससे ज़्यादा का। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, या अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भी आपको कैसे डिसीजंस अब लेने चाहिए, किस तरह के बाज़ारों की ओर आपको रुख करना चाहिए? क्या यूएस के बाज़ार आपको आकर्षित कर रहे हैं, या यूरोपियन इकॉनमीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि क्योंकि इतने सवाल निशान हैं, आगे चलकर हो सकता है कुछ बेहतर हो तो मौका अच्छा है? या चाइना के बाज़ार जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टेंशन है, अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं तमाम फंड जिनका एक्सपोजर चाइना के बाज़ारों में है, तो फिलहाल ये जो मौका है क्या अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर पोर्टफोलियो में बढ़ाने का है? और अगर नहीं तो कितना एहतियात बरतना होगा अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में है? मेरे साथ जुड़ गए हैं फिजडम के नीरव करकेरा। नीरव, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय फंड्स को लेकर बहुत सारे सवाल निशान रहते हैं, बहुत सारे हमारे उत्सुक निवेशक भी हैं, दर्शक भी हैं जिनके पोर्टफोलियो में टेक स्पेसिफिक स्टॉक्स जो कि यूएस के बाज़ारों के होते हैं उससे जुड़े जो फंड है वो उनके पोर्टफोलियो में है। लेकिन मैं आगे फंड स्पेसिफिक बात करूं आपसे, उससे पहले मुझे एक ओवरव्यू आप दे दीजिए। यूएस के बाज़ार, यूरोपियन बाज़ार, एशियन मार्केट्स और उसमें भी खासतौर से चाइना के बाज़ार, कैसे आप पढ़ रहे हैं इन बाज़ारों को? किस तरह की इकोनॉमिक स्थिति है वहाँ की अर्थव्यवस्था की? जी, तो जैसे कि आपने एकदम शुरुआत में भी कहा कविता जी कि भारतीय बाज़ार जो है वो अपने बलबूते पर बहुत मज़बूती से खड़ा है, पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बाकी जो देश है और उनकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करेंगे हम, जो कि है द अमेरिकन इकोनॉमी। तो वो जो इकोनॉमी की जो स्थिति है वो अभी रिकवरी के तरफ बढ़ रही है। अ, अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए, जो कि सबसे बड़ा एक चैलेंज है यूएस इकोनॉमी के सामने, वो धीरे-धीरे कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद ये है कि आगे जाते हुए जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है यूएस की, वो बेटर होने लगेगी। जो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहा है कि आगे जाते हुए उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 ऐसे अवसर मिलने वाले हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की जा सकती है। इसका ये मतलब होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होने लगेगी, वैसे ही एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एंड इसका ये भी एक अर्थ है कि इन्फ्लेशन जो है अभी थोड़े-थोड़े धीमी तौर से अपने कंट्रोल में आ रही है। सो द यूएस इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ से आगे बढ़ते हुए, वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। यूरोज़ोन की अगर बात की जाए तो यूरोज़ोन एज़ एन इकोनॉमी, एज़ अ नेशनल बेल्ट काफ़ी अच्छी नहीं कर रही है। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जो कि इन्फ्लेशन से ही जुड़ी हुई है। वहाँ की इन्फ्लेशनरी स्थिति, महँगाई की स्थिति बहुत ही दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। और जो वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स पर जो आउटलुक है, वो भी सुधर नहीं रहे, और उसकी बहुत जल्द सुधरने की आशंका भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। तो यूरोज़ोन जो है वो यूएस इकोनॉमी के मुकाबले थोड़े तकलीफ में रहने वाली है, और काफ़ी लंबे समय तक ऐसी रहेगी, एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर, और लग रहा है कि यूरोज़ोन थोड़ी प्रेशर से जूझेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना एक बहुत ही ज़रूरी देश और इकोनॉमी है, स्पेशली जब भी हम एशियन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं या एशियन निवेश की बात करते हैं, तब एशिया, स्पेशली साउथ एशिया में चीन जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में काफ़ी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फंड्स हैं जो कि यूएस में भी लिस्टेड है, जो इमर्जिंग मार्केट्स एक्सक्लूडिंग चाइना के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी चाइना को एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ स्लो डाउन है वो काफ़ी
क्वार्टर से बरकरार रही है। अगर आज चाइना के मेन बेलवेदर इंडाइसेस को देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में जितना भी ग्रोथ किया गया था उसमें से काफ़ी बिल्कुल। ग्रोथ रिवर्स हो हुँ। चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसे में नीरव जो चाइना स्पेसिफिक फंड्स हैं, मेरे ख़्याल से आप ज़िक्र भी करेंगे यहाँ पर आगे चलकर एक्सिस का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड, एडलवाइस का ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, इन्होंने भी लगभग नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं 24 और 23% के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन नीरव सवाल यहाँ पर ये होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी अपनी चर्चा में कहा कि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का कोई निवेश करते हैं, एक तो ये आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। ये आपके पोर्टफोलियो में तब इस तरह के फंड्स को आप जगह देंगे, इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन को आप जगह देंगे जब आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। और नीरव, जब भी आप रणनीति बनाते हैं तो ये तो हालिया स्थिति है ना इनकी अर्थव्यवस्था की। अगर आपका नज़रिया लंबा है तो इस स्थिति से तो इकोनॉमीज उभरेंगी भी, एक अच्छा समय भी आएगा, उतार चढ़ाव तो बना रहेगा। तो अब जो आपने समीकरण समझाया है, जो सिनेरियो आपने समझाया है, वो तो मौजूदा सिनेरियो है, ठीक है। तो मौजूदा सिनेरियो में जिनके पोर्टफोलियो में मान लीजिए चाइना स्पेसिफिक ही फंड है जो हम बता रहे हैं और जहां पर आप नेगेटिव 24 और 23% रिटर्न देख रहे हैं, मान लीजिए यही वो फंड उनके पोर्टफोलियो में है, तो क्या निकल जाना चाहिए? या आपके मुताबिक अगर एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए क्योंकि मौका अच्छा है, एसआईपी करेंगे, ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे, और अगर आपको घाटा रास नहीं आ रहा तो आप निकल जाइए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तो इसे देखने के 2 नज़रिए हैं। एक पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि जब भी निवेश करते हैं तो ये जो निवेश का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केवल डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए इंक्लूड कर रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए चाइना जैसे फंड्स में, कोई इश्यू नहीं है। पर एक सवाल ये भी उठता है कि अपॉर्च्युनिटी क्या आपको सबसे बेस्ट चाइना में ही मिल रही है इस समय पर? अगर आपको लगता है कि आने वाले मान लीजिए 10 वर्षों में चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, तो ये हो गई एक बात। आपको इस चीज़ पर भी कन्विक्शन बढ़ाना होगा कि चाइना की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो सही, पर क्या यूएस के मुकाबले बेटर करेगी और क्या भारत के मुकाबले बेटर करेगी? तो एक चीज़ होता है कि आज के मौजूदा स्थिति को समझते हुए कि कि आज तकलीफ है, लेकिन कल जाकर ये बहुत ही इस तकलीफ से उभर जाएगी और आपकी जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाएँगे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको क्या केवल लॉसेस रिकवर करना है या आपके पास और भी ऐसे अवसर है जहाँ पर आप ये वाले लॉस को वहाँ पर निवेश करते हुए भी रिकवर कर सकते हो और ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई अवसर आपको पेश किया जाए तो आपको बेशक उस अवसर के ओर आपका ध्यान बढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक लेड ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जो कि चाइना अभी फेस कर रहा है, वो कुछ और समय तक भी पर्सिस्ट कर सकता है, पर ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पर ही लॉस रिकवर करने के नज़रिए से बैठे रहे और बाकी दूसरी गाड़ी आपकी छूट जाए जो कि वेल बेटर प्रिपेयर्ड है इस इकोनॉमिक रिकवरी को प्ले करने के लिए। तो अगर आपके करंट पोर्टफोलियो में घाटा है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप फिर भी चाइना की रिकवरी स्टोरी में यकीन रखते हैं और जो रिकवरी टाइमलाइन है वो आपके इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन से अलाइन हो रही है और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से अलाइन हो रही है, तो बेशक आप बने रहिए। इकोनॉमिक साइकल्स आते-जाते रहते हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अर्थ ये नहीं होता कि आप आँख मूंद कर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे। कोर्स करेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ कम भाव में आज बिक रही हो क्योंकि वो ज़्यादा भाव डिमांड नहीं कर पा रहा है। कहीं न कहीं उसके क्वालिटी में कोई सवाल ऐसा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पर ट्रेड नहीं कर पा रही। तो जी। काफ़ी अगर आपकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन वैसी है तो प्लीज़ लुक एट अल्टरनेटिव्स आल्सो। आई वुड बिल्कुल, सजेस्ट कि बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हालाँकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आप ही की तरह कह रहे हैं कि ये जो हमें उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है, हाल दिखाई दे रहा है, मे बी ये एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम हो जहाँ पर हम बहुत चिंताएँ देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं। लेकिन ये दौर जो है आपके पूरे पोर्टफोलियो में रिटर्न को लिहाज से देखें, कमाई के लिहाज से देखें नीरव, तो बहुत
नीचे खींच सकता है। इसीलिए अगर आपको रास नहीं आ रहा है तो आप अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव भी कर सकते हैं। अभी जिनके पोर्टफोलियो में यूएस संबंधित स्टॉक्स हैं या यूएस संबंधित फंड्स हैं, उनको लेकर कोई चिंता की बात या उनको निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? खासतौर से अगर हम फंड ऑफ फंड्स नैस्डैक वगैरह के देखें, जहां पर टेक केंद्रित कॉन्सेंट्रेटेड आपका जो पोर्टफोलियो होता है, उसको लेकर कोई कॉल आपको लेनी चाहिए? जैसे हम अभी थोड़े समय पहले चीन के विषय में बात कर रहे थे, मुझे लगता है उसमें से काफ़ी कुछ यूएस के विषय पर लागू होता है, क्योंकि यूएस आज भी बेस्ट ऑफ हेल्थ में नहीं है। लेकिन हमें यकीन है कि यूएस की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, वो काफ़ी तेज़ी से आ सकती है, जैसे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि आगे बढ़ते हुए जो यूएस के जो टेक्नोलॉजी प्ले है वो तो काफ़ी अच्छे करेंगे ही, पर ब्रॉडर इंडेक्स अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सपेक्टिव से आपको बताया जाए तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है, एस&पी 500 इंडेक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें 500 स्टॉक्स के करीब होते हैं यूएस इंडेक्स में, उन्होंने लास्ट 1 साल में अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 25% का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। साथ ही साथ अगर आप थोड़े से और कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडेक्स की तरफ बढ़ते हो, तो आप देखोगे नैस्डैक 100 जो एक टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स है, आप देखोगे उसने अराउंड 50% डिलीवर किए पिछले 1 साल में। और कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए अगर आप देखोगे, एक मिरर एसेट फैंग प्लस ईटीएफ एफओएफ है, जो कि केवल बिग टेक कंपनीज में फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स करती है और बहुत ही गिने-चुने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चलाती है। तो वहाँ पर रिटर्न्स लगभग 90% के आसपास है। तो आप देखोगे कि टेक जो है काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म कर चुका है और आगे बढ़ते हुए भी परफ़ॉर्म करने की क्षमता रखती है। पर साथ ही साथ काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो नॉन टेक है, जो अभी तक रन अप नहीं किए हैं। तो न ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे सुधरने लगेगी, इन्फ्लेशन जैसे-जैसे कंट्रोल में आएगी और इंटरेस्ट रेट जैसे-जैसे बेटर होता जाएगा, वैसे-वैसे हमारी उम्मीद है कि ब्रॉडर स्टॉक मार्केट में भी ये ग्रोथ टेलविंड्स दिखाई पड़ेगी। सो यूएस में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आपके बहुत बेहतरीन रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, तो इस समय में एक सजेस्ट करेंगे कि आप बने रहिए। ये हम इकोनॉमिक साइकिल के टर्न की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हाल-फिलहाल में जो घाटा है उससे बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए। कुछ और क्वार्टर्स की बात है। ये सारे जो लॉसेस है रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है आगे बढ़ते हुए, अगले 1-2 क्वार्टर के अंतरकाल में ही। चलिए, तो यहाँ पर यूएस बाज़ारों के से जुड़े फंड और निवेश को लेकर आपकी ये राय है। तो मोटा-मोटा हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निवेश करना फ़िलहाल के माहौल में आपको चुनौतीपूर्ण ज़रूर लग सकता है, लेकिन जैसा कि समझाया, स्पेसिफ़िक बाज़ार ऐसे हैं जैसे कि यूएस के बाज़ार, इनमें आप अपने निवेश को लेकर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर चाइना स्पेसिफ़िक या उसके अलावा कोई स्पेसिफ़िक बाज़ार का फ़ंड आपके पास है, तो शायद आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीरव, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम रुकेंगे